Hello friends, a very warm welcome to Bodhisattva PCS. This is Nostrum, the ultimate current affairs series for 70 BPSC preliminary examination. इसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर्स हमारे द्वारा कवर किया जा रहा है थ्रू वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स। यदि बात करें एक साल की तो अगस्त 2023 से इसमें आपको अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। Video lecture is free for all and you will get all our lecture on our YouTube channel Bodhisattva PCS. Or for PDF notes you will have to pay 251 rupees. ठीक है, इसके लिए आपको यदि आप लेना चाहते हो, इसे पेमेंट करना चाहते हो और पीडीएफ नोट्स या आप हमारा पेड मेंबर बनना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 97-170-5805। इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। आ जाते हैं मेन मुद्दे पे माय डियर फ्रेंड। देखो बीपीएससी काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर रहा है, अपना डायनामिज्म बढ़ा रहा है। पिछले बार आपने देखा था कि साइंस एंड टेक में अपना होराइजन कैसे एनालिटिकल बना दिया था और कैसे जो आप फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हो वो आपके काम ना आई माय डियर फ्रेंड। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक अप्रोच प्लस डायनेमिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए सबका कंपाइल करके, सबको दोनों आयामों को कंपाइल करके नॉस्ट्रम द अल्टीमेट करंट अफेयर सीरीज आपके लिए लाई गई है। पहले हम कवर कर रहे हैं साइंस एंड टेक। इसके पहले पार्ट में, पहले लेक्चर में हमने देखा था अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को, जो कि साइंस एंड टेक से संबंधित था। आज के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे नवंबर 2023 से फरवरी 2000, यहाँ पे 2024 होगा, फरवरी 2024 तक के साइंस एंड टेक से संबंधित करंट डेवलपमेंट को माय डियर फ्रेंड। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। पहला टॉपिक माबेला। माबेला इज अ वैक्सीन फॉर खसरा और रुबेला के लिए। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के द्वारा इसे डेवलप करा गया है, जो कि बच्चों के लिए ये एक तरीके का वैक्सीन है। आप सबको पता है कि बच्चों के लिए खसरा जो है कितना संक्रामक होता है, बच्चों को प्रभावित करता है, इसके साथ साथ बुजुर्गों को भी प्रभावित करता है, वयस्कों को भी प्रभावित करता है। तो आपने देख लिया मबेला इज द करंट पार्ट ऑफ दिस, कि मबेला क्या है, वैक्सीन है। किसके लिए? खसरा और रुबेला की वैक्सीन है, बच्चों के लिए डेवलप करी गई है। ठीक है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के द्वारा। अब आ जाते हैं इसके स्टैटिक पार्ट में और बात करते हैं खसरा की। तो खसरा एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है माय डियर फ्रेंड, वायरल बीमारी है जो कि बच्चों और वयस्कों को प्रभावित कर सकती है और यह रोग मीजल्स वायरस के द्वारा होता है माय डियर फ्रेंड। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को मीजल्स हो गए हैं, दैट मीन्स खसरा हो गया। तो इसका प्रमुख लक्षण है, खसरा आपको पता होना चाहिए कि ये श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि देखो कौन सी बीमारी किस तंत्र को संक्रमित करती है, शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करती है। काफी मतलब क्लासिक ये अप्रोच है, किसी भी आयोग के द्वारा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, हालांकि मैं 11th क्लास के एनसीईआरटी साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 12th क्लास के एनसीईआरटी साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसके लिए डिटेल में एनालिसिस ला दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में, आप उसे देख लेना और उन चैप्टर को पढ़ के जरूर जाना। देखो आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप असफलता के लिए सारे द्वार को क्लोज कर दो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आते हैं फिर से अब इस मुद्दे पे बात करते हैं। लक्षण क्या है? श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और पूरे शरीर में फैलता है। इसके लक्षणों में हाई फीवर, खांसी, नाक बहना, पूरे शरीर में चकत्ते शामिल हैं। खसरे से बीमार होने या इससे अन्य लोगों में फैलने से रोकने का जो सबसे अच्छा तरीका है ये क्या है? वैक्सीनेशन है माय डियर फ्रेंड। क्या है? वैक्सीनेशन है। तो माबेला के बारे में पढ़ा, दैट इज वैक्सीन फॉर खसरा एंड रुबेला। अब बात कर लेते हैं रुबेला की। रुबेला इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स। यह रुबेला वायरस के कारण होता है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से घिरा होता है माय डियर फ्रेंड। यह भी एक संक्रामक बीमारी है।
आमतौर पर हल्का वायरल संक्रमण है जो अक्सर बच्चों को संक्रमित करता है, और यदि प्रेग्नेंट औरतों को हो जाए, गर्भवती महिलाओं को हो जाए, तो ये उनके मृत्यु का, डेथ का भी कारण बनता है। इसके साथ साथ जन्मजात दोषों का भी कारण बनता है, जिसे जन्मजात रूबेला सिंड्रोम CRS कहा जाता है। तो हमने मावेला के बारे में पढ़ा, करंट पार्ट एंड द स्टैटिक पार्ट ऑफ खसरा एंड जर्मन मीजल्स। माय डियर फ्रेंड, मीजल्स और जर्मन मीजल्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। हमारा अगला टॉपिक है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया वायरस के लिए भी विश्व के प्रथम टीके को मंजूरी दी गई है। इसे डेवलप करा गया है यूरोपीय वैक्सीन निर्माता वलनेवा के द्वारा, माय डियर फ्रेंड, और इसका जो नाम है, ये ब्रांड नाम है एक्शिक के द्वारा इसे सेल आउट किया जाएगा मार्केट में। और आप सबको पता है कि चिकनगुनिया भी क्या है, एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से एडिज एजिप्टी और एडिज एल्बोपिक्टस मच्छरों को काटने से, मच्छरों के काटने के द्वारा, काटने से मनुष्यों में फैलता है, और इसे इमर्जिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट के रूप में भी डिफाइन किया गया है माय डियर फ्रेंड। तो आपको पता होना चाहिए एक्शिक, वलनेवा और एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मच्छरों के बारे में, जो कि सीधे सीधे कनेक्टेड हैं चिकनगुनिया से। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है अग्नि से संबंधित। ये अग्नि इज नॉट रिलेटेड टू फायर माय डियर फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। उद्देश्य क्या है, कोई भी काम हम करते हैं उसका कोई ना कोई टारगेट होता है, उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये है आयुर्वेद चिकित्सकों में नवाचारों संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना, इसका अल्टीमेट एम है। आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में आयुर्वेद के क्षेत्र में अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत 22 नवंबर 2023 को की थी। तो जो भी लोग आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं, उसमें इनोवेशन को बढ़ावा देना, जो करंट डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, उससे उसका कंबाइन करके और आयुर्वेद को और भी मानव कल्याण के लिए यूज करना, ये इसका लक्ष्य है। दैट इज अग्नि माय डियर फ्रेंड। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है CCRAS, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। पहले वाले टॉपिक से ही एफिलिएटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। यह आयुर्वेद विज्ञान में वैज्ञानिक तर्ज पर अनुसंधान करने, समन्वय करने, तैयार करने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टोटल ये क्या करता है, काम करता है माय डियर फ्रेंड। R&D पे काम करता है पूरा। तो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के बारे में हमने देखा। हमारा अगला रिपोर्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, हर एक साल जारी किया जाता है। इसके जो मुख्य पॉइंट है, ये काफी भयावह स्थिति शो अप कर रहे हैं भारत के लिए, देश दुनिया के लिए। ये भारत के संदर्भ में देखा जाए माय डियर फ्रेंड, तो इसमें बताया गया है कि वर्ष 2022 में दुनिया में सबसे अधिक टीबी के मामले भारत में पाए गए हैं। वैश्विक टीबी बोझ का अकेले जो वहन है वह है 27% भारत के ऊपर माय डियर फ्रेंड। भारत जो है वैश्विक टीबी बोझ का अकेले 27% वहन करता है, और इससे संक्रमित जो लोग हैं लगभग 2.8 मिलियन लोग हैं भारत के जनसंख्या में। भारत के अलावा यदि अन्य देश की बात करें जो टीबी से डायरेक्ट संक्रमित हैं, इंडोनेशिया संख्या अधिक है। इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो हैं इसमें प्रमुख स्थान पे आते हैं। इसमें बताया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि 2022 में यदि कोविड-19 के बाद एकल संक्रामक एजेंट से मौत के रूप में देखें तो दुनिया का ये सबसे प्रमुख कारण था। कौन? टीबी, तपेदिक। ठीक है, यह हर एक साल लगभग 10 मिलियन से अधिक लोग टीबी से बीमार पड़ते हैं, और भारत में टीबी के कारण होने वाली जो मृत्यु है, भारत में जो लोग मरते हैं उनका के 12% अकेले हिस्सा ये क्या करता है, वहन करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो टीबी से संक्रमित लोगों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। यदि टीबी के बारे में देखें तो आप सबको पता है कि यह एक संक्रामक रोग है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण ये होता है, और ये मुख्य रूप से फेफड़ों को, किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है।
यदि इसे संक्रमित व्यक्ति खांसे, छींके और थूके तो ये संभावना है कि सामने वाले को भी टीबी हो सकती है। तो कोई भी खांसता छींकता है तो आप अपना नाक और सांस जो है थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, अगर बिना कोई प्रिकॉशन के खांसता छींकता है आपके सामने तो, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है वह है प्रलयनाथ। एक्चुअली नाथ मैं इसलिए जोड़ रहा हूं, नाथ आप सबको पता है तिरंगा मूवी का एक कैरेक्टर था। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ी गई थी, ठीक है। अब आपके दिमाग में, जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, आपका सेंस ऑफ वंडर यदि ढंग से काम कर रहा होगा कि सर ये बैलिस्टिक मिसाइल का होता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी मिसाइल जो प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत, प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज करके वारहेड को अपने टारगेट के ऊपर हिट करना चाहती है, हिट करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल माय डियर फ्रेंड, ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित करी गई है और इसकी मारक क्षमता जो है 350 से 500 किलोमीटर के बराबर है और इसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। 500 से 1000 किलोमीटर तक के भार को यह वहन करने में सक्षम है। टर्मिनल फेज में यदि इसकी स्पीड की बात करें तो ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी माय डियर फ्रेंड। अब यहाँ पे एक और टर्म है, टर्मिनल फेज क्या होता है, टेक्निकल टर्म है, थोड़ा बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देख लिया कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। अब हम टर्मिनल फेज की बात करते हैं। देखो होता है क्या है कि मिसाइल काफी अगर ऊपर जाती है आउट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ और वहां से वारहेड को अपना प्रोजेक्ट कर देती है, वहां से डिटैच कर देती है, तब यदि वारहेड जब फिर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है ना, तो उस समय उसको बोला जाता है टर्मिनल फेज। और टर्मिनल फेज में क्या होता है, इनका स्पीड और बढ़ जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ माय डियर फ्रेंड। तो हमने प्रलयनाथ के बारे में देखा, प्रलयनाथ पूरा नहीं है, प्रलय है, नाथ आई एम एडिंग फॉर योर क्लिक बेट, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना, डेवलप बाय डीआरडीओ, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मारक क्षमता 350 से 500 से 1000 किलोग्राम तक भार को वहन कर सकता है और टर्मिनल फेज में इसकी गति जो है यह 1200 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है माय डियर फ्रेंड। अगला टॉपिक है हमारा M पावर 5 और 6 का प्रक्षेपण O3B, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ हेडिंग, बट इसमें जो समाहित तत्व हैं, एलिमेंट हैं, अदर एलिमेंट, वो काफी इंपॉर्टेंट है और अमूमन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। स्पेस एक्स आप सबने देखा होगा, काफी ज्यादा चर्चा में बना होता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि हु ओन स्पेस एक्स, किसके द्वारा ओन किया जाता है। फाल्कन 9 रॉकेट किससे सफलतापूर्वक, ये सैटेलाइट्स हैं, इनका क्या किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है माय डियर फ्रेंड। उद्देश्य क्या है, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ साथ समुद्री, विमानन एवं सरकार तथा रक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण दूरस्थ संस्थानों पर कम विलंबता ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, लो लेटेंसी वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना जो है पावर 5 और 6 का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसके द्वारा लॉन्च करा गया स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा माय डियर फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते रहिएगा। देखो इस समय का सदुपयोग करना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो टेस्ट सीरीज, बच्चे कहते हैं ना कि सर टेस्ट सीरीज कितना लगाएं, टेस्ट सीरीज में बहुत कम नंबर आ रहा है, कैसे करें। तो देखो टेस्ट सीरीज इज नॉट ओनली फॉर द चेकिंग ऑफ योर नॉलेज रिलेटेड टू विषय वस्तु से संबंधित नॉलेज को चेक करना ही टेस्ट का उद्देश्य नहीं होता है। आप कितना ट्रैप को समझते हो, आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। सक्सेस इन एनी एंडेवर इज डिसाइडेड बाय 80% साइकोलॉजी और 20% स्किल, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना। आप साइकोलॉजिकली यदि वीक हो, कितना भी प्रिपरेशन है, तो आप अपने दुश्मन के सामने हार जाओगे माय डियर फ्रेंड। तो स्ट्रेंथ बढ़ाओ अपना। हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है सेक्शन वाइज 32 टेस्ट। यदि इससे भी जुड़ना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, तो यही नंबर है 97 170 58 805। इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन करते हुए आप अपने एम का संधान कर सकते हो, ठीक है। तो हम M पावर 5 और 6 का प्रक्षेपण हमने
देख लिया, और ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया था ये भी हमने देख लिया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। हमारा पहला अगला टॉपिक है प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन। कहाँ पे हुआ? देखो नवंबर 2023 में ऑर्गेनाइज कराया गया था इंग्लैंड के बकिंघम में। बैलेचली पार्क है बकिंघम में, उसी में ये ऑर्गेनाइज कराया गया। सम्मेलन में जो शामिल देश थे उसमें 28 देशों ने, मतलब 28 देशों ने संयुक्त रूप से बलेचले घोषणा नामक एक समझौता जारी किया। ये बलेचले घोषणा क्या है? देखो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इससे जो भी उत्पन्न चुनौतियां हैं, जो भी उत्पन्न जोखिम है, उनसे कैसे मैनेज करना है, कैसे इसको रेगुलेट करना है, इसी से संबंधित ये बलेचले घोषणा में, बलेचले डिक्लेरेशन में ये सारे तत्व जो है इसमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा एआई से उत्पन्न जोखिम और चुनौतियों को कैसे मिटिगेट करना है। ठीक है, इस घोषणा में एक नवीनतम शब्द को जनरेट करा गया, और वह है, अभी आपने देखा होगा कि नवीनतम और सबसे शक्तिशाली एआई सिस्टम के लिए एक शब्द यूज हो रहा है, वह है फ्रंटियर एआई। काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने हमने उसमें बताया था लेक्चर में जनरेटिव एआई क्या होता है, ठीक है, और इसमें बात कर रहे हैं फ्रंटियर एआई का। तो ये टर्म जो है ना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन व्हाइल राइटिंग आंसर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड विद एआई। तो यू कैन डिस्क्राइब दीज टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स हैं, इसके पार्ट हैं फ्रंटियर एआई, जनरेटिव एआई। तो ध्यान में रखना, फ्रंटियर एआई काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करना, जो भी आप टास्क दे रहे हो कॉम्प्लेक्स टास्क, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको सॉल्व करना, इसका प्रमुख एग्जांपल है। और फ्रंटियर एआई जो है मानव के लिए थ्रेट्स पैदा भी कर सकता है। ये इतना सक्षम है कि थोड़ा बहुत ये खुद को अपने से रेगुलेट करने लगे तो ये मानव के लिए थ्रेट्स और खतरा पैदा कर सकता है। फ्रंटियर एआई से तात्पर्य उन अत्यधिक सक्षम फाउंडेशन मॉडलों से है जो इतने खतरनाक क्षमताओं से लैस हो सकते हैं कि वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं। डेंजरस कैपेबिलिटीज होती है इनमें, सफिशिएंट टू पोज सीवियर रिस्क टू पब्लिक सेफ्टी। माय डियर फ्रेंड, तो ध्यान में रखना जनरेटिव एआई, ठीक है, और फ्रंटियर एआई के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है ई प्राइम लेयर। देखो जर्मन के वैज्ञानिकों ने खोज करा है, इसमें देखा है कि जो अर्थ का कोर होता है ना, तो इसके आउटर लेयर पे एक नए तरीके का परत बन रहा है, नई परत ई, जिसका नाम दिया गया है ई प्राइम लेयर। और आर्गन नेशनल लैब है जर्मनी में इसके द्वारा खोज करी गई है, और यह परत जो है सतही जल के पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने की प्रक्रिया से बनती है। जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं उन्हीं के वजह से जल जो है पृथ्वी के आंतरिक कोर तक पहुंच जाता है और एक लेयर का निर्माण होता है जिसे हम ई प्राइम लेयर के नाम से जानते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला टॉपिक ब्लैक होल से संबंधित है। देखो ब्लैक होल के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, मतलब आप जानते ही हो अमूमन ब्लैक होल के बारे में। एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है ना कि प्रकाश को भी वो अपने आप से बाहर नहीं जाने दे सकता है। तो हम किसी भी वस्तु को कब देखते हैं? जब वहां से रिफ्लेक्ट होके जो आपतित किरण है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज पे पड़ती है, तब हम उसको देख पाते हैं। अगर इसमें इतना गुरुत्वाकर्षण हो, ग्रेविटेशन इतना हो कि ये वस्तु जो है पार्टिकुलर वस्तु प्रकाश को भी ऑब्जर्व कर ले, यहाँ से रिफ्लेक्शन ना होने दे, तो हम इसको देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, प्रकाश भी ये कैप्चर कर लेता है, तो इसी को बोलते हैं ब्लैक होल। होता क्या है कि जब कोई भी तारा अपने बुजुर्गावस्था में पहुंच जाता है लास्ट स्टेज में, तो वहां पे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है। और सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये कंडीशन बनता है, ब्लैक होल का कंडीशन बनता है। बहुत ही कम जगहों में बहुत सारी डेंसिटी इकट्ठा रहती है, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में तारे का द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में संकुचित, जिसे हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, संकुचित हो जाता है, जहां घनत्व तो अनंत हो जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आइंस्टाइन क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में, वो नीचे कमेंट करके बताओ व्हाट इज आइंस्टाइन क्रॉस। ठीक है, तो ऐसे मनन करते रहो, केवल यहाँ पे अध्ययन करने से कुछ काम नहीं चलेगा,
बीपीएससी स्मार्ट हो चुका है। तो अध्ययन के साथ साथ मनन करना भी काफी इंपॉर्टेंट है और समय की अनिवार्यता है, और मनन से ही आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है, कोई टॉपिक पे आपका कमांड बढ़ता है। तो मनन, गवेषणा, मेडिटेशन, चिंतन काफी जरूरी है माय डियर फ्रेंड। अगला हमारा टॉपिक है तोपखाना संगोष्ठी 2023 आयोजन स्थल कोच्चि केरल, जो कि दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय है, और संगोष्ठी जो है हर एक 3 साल में एक बार आयोजित होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है तोपखाना संगोष्ठी 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है, या इसे संबंधित जो है एनालिटिकल अप्रोच के साथ, स्टेटमेंट के साथ प्रश्न पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है, तोपखाना क्षेत्र के विशेषज्ञों को भविष्य की जो भी प्रौद्योगिकियां हैं, सेंसरों के परिचालन संबंधी उपयोगों से जुड़े जो भी मामले हैं पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना, ठीक है। तो ये भी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप का क्या है, ये मंच है, ठीक है, जो तोप से संबंधित, तोपखाना क्षेत्र से संबंधित लोग जो है जब यहाँ पे काम करते हैं। आदित्य L1, आप सबको पता होगा कि 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV-C 53 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च करा गया। ये एक कोरोनाग्राफी स्पेसक्राफ्ट है फॉर स्टडिंग द सोलर एटमॉस्फेयर, डिजाइंड एंड डेवलप बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा डेवलप करा गया है। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को PSLV-C 53 के द्वारा, ठीक है, और ये सूर्य के कोरोना का क्या करेगा, अध्ययन करेगा, ठीक है। तो आउटर पार्ट ऑफ द चमकीला सूर्य, ठीक है, सूर्य का जो आउटर पार्ट होता है उससे संबंधित ये अध्ययन करेगा। KL के बारे में हमने देख लिया। हमारा अगला टॉपिक है पेंडोरा क्लस्टर एबल 2744, ठीक है। ये पेंडोरा क्लस्टर क्या होता है, कई सारे विशाल आकाश गंगाओं का एक समूह होता है और बहुत ही विशाल आकाश गंगाएं होते हैं, ठीक है। तो ये एक विशाल आकाश गंगा समूह है, ये कम से कम 4 अलग अलग छोटे आकाश गंगाओं के समूह से मिलकर बना होता है। फिर अमीनी की बात करें तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, और ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा निर्मित किया गया है। तो पेंडोरा क्लस्टर और अमीनी के बारे में आपने देख लिया। फैक्चुअल है थोड़ा मतलब, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए मैंने इसमें क्या कर दिया, इसे शामिल कर दिया है। यंत्रा 2023 सम्मेलन, यंत्रा स्टैंड फॉर तंत्रिका विज्ञान उपचारात्मक और अनुसंधान दृष्टिकोण में योग और आयुर्वेद, यंत्रा 2023, ठीक है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस के द्वारा बेंगलुरु में यंत्रा 2023 नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, कब, 25 नवंबर 2023 को। लक्ष्य क्या है, लोगों के जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करने और उनके उपचार में आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध सेवा और होम्योपैथी से संबंधित है, चिकित्सा प्रणाली की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यंत्रा 2023 हमने देख लिया। हमारा अगला टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और काफी चूजी होके मैंने इनको कंटेंट में शामिल किया है और काफी हाई प्रोडक्टिव है। तो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को आप छोड़ना मत। अगला टॉपिक है ड्रेस सिंड्रोम। देखो ड्रेस सिंड्रोम होता क्या है, ये दवाओं से संबंधित है। कोई भी दवा इतना भयानक तरीके से रिएक्शन कर जाती है ना, तो उसी रिएक्शन से संबंधित है, या कुछ दवाओं के प्रति एक गंभीर और संभावित जीवन घातक असामान्य प्रतिक्रिया होती है। इसके लक्षणों की शुरुआत क्या होती है, देरी से होती है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC ने, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दर्द निवारक एक दवा है जिसमें मेफिन नैपकिन एसिड पाई जाती है। तो इस मेफिन नैपकिन एसिड से जुड़ी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के संबंध में एक चेतावनी जारी की है, और ये दवा जो है किस नाम से बेची जाती है, मेफल ब्रांड के नाम से बेची जाती है, ठीक है। ये दर्द निवारक दवा है जिसमें मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है, और इससे संबंधित जो खतरनाक प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, उससे संबंधित जो है मतलब एक तरीके का रेगुलेटरी नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और इससे संबंधित जो कुछ दवाओं के प्रति गंभीर और संभावित असामान्य प्रतिक्रिया होती है, तो इसे बोलते हैं ड्रेस सिंड्रोम माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। जापान का ये अंतरिक्ष यान है, एक छोटे पैमाने का अन्वेषण लैंडर है जिसे चंद्रमा की
सतह पर पिन पॉइंट लैंडिंग किया गया। पिन पॉइंट लैंडिंग मतलब हम जहां चाहते हैं वहीं पे लैंड करना। डिजाइन किया गया है एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा जो है जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, मतलब जो रिसर्च करती है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, द्वारा निर्मित है ये। और ये जो है अंतरिक्ष यान 7 सितंबर 2023 को लॉन्च करा गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पोएम 3। बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक, काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। पोएम 3 पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल फुल फॉर्म होता है इसका। 27 जनवरी 2024 को इसरो ने घोषणा की कि उसके अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म पोएम 3 ने सभी निर्धारित पेलोड उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। अगला हमारा टॉपिक है, आगे टॉपिक के अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आइंस्टाइन प्रोब। देखो चीन के द्वारा इसे लॉन्च करा गया है, यह सैटेलाइट है और आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उनकी भविष्यवाणियों के अनुरूप है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड में आतिशबाजी से प्रेरित रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए ये एक कमल के आकार का उपग्रह है, जो आइंस्टाइन को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में चाइना के द्वारा ये क्या करा गया है, लॉन्च करा गया है माय डियर फ्रेंड। तो आइंस्टाइन प्रोब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है ट्राइकोलिम। देखो यह चूना आधारित ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन है एक तरीके का, और ये कोझिकोड में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। ट्राइकोडर्मा है क्या? ये जैव कीटनाशक है, जैव उर्वरक है और मिट्टी जनित पौधों के रोग जनकों को दबा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो मिट्टी में लाभकारी रोगाणु है ना, उनके विकास को बढ़ावा दे सकता है, मिट्टी की भौतिक स्थिति में सुधार कर सकता है और मिट्टी में सूक्ष्म जीव गतिविधि को भी बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ साथ जो एसिडिटी बढ़ जाती है, मिट्टी में अम्लता की प्रचुरता हो जाती है, उसको ये बेअसर कर सकता है। मान लीजिए एज ए किसान आप वर्क कर रहे हो और आपको पता चलता है कि आपके खेत की मिट्टी में अम्लता बढ़ गई है, तो आप क्या मिलाओगे? नीचे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रश्न है माय डियर फ्रेंड, यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब समय आ चुका है कि आप अपने कुर्सी का पेटी बांध लो और अपने बीपीएससी जो आपका अल्टीमेट एम है उसके लिए आप टाइटन हो जाओ, एकदम एग्रेसिव हो जाओ और अपने समय का सदुपयोग करके पढ़ाई शुरू कर दो। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड मस्तिष्क उत्तक माय डियर फ्रेंड, शोधकर्ताओं के द्वारा विश्व का प्रथम कार्यात्मक 3D मुद्रित ब्रेन टिश्यू का विकास किया गया है। 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू की सहायता से तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक मस्तिष्क कोशिकाओं और मानव मस्तिष्क के अन्य भागों के मध्य संचार का अध्ययन करने में सक्षम होंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, 3D प्रिंटिंग का और दूसरा नाम क्या है, नीचे कमेंट करके बताओ। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था। हमारा अगला टॉपिक है ग्रेव्स ट्री। गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईबी एनर्जी चरण 3 को एयर शावर डिटेक्टरों की और एक बड़े क्षेत्र म्यूऑन डिटेक्टर की एक श्रृंखला के साथ ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है ग्रेव्स 3 को। अब ये है क्या, आप सोच रहे होंगे एयर शावर डिटेक्टर क्या है, म्यूऑन डिटेक्टर क्या है। तो देखो एयर शावर क्या किसे बोलते हैं, मतलब हवा से स्नान करना तात्पर्य यहाँ पे नहीं है। एयर शावर का मतलब जो फोटोनिक जो कॉस्मिक रेज होते हैं यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में, तो कॉस्मिक रेज का जब न्यूक्लियन से टकराव होता है ना, तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है उनका बम्बार्डमेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यूऑन, ये सबका बम्बार्डमेंट होता है। इसी को बोलते हैं हम एयर शावर माय डियर फ्रेंड। ठीक हो, इसी को बोलते हैं एयर शावर। और इसी का अध्ययन करने के लिए ग्रेव्स 3 का क्या करा गया है, इसको डेवलप करा गया है। ऊटी में यह स्थित है। संचालन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा किया जाता है इसका। ठीक है, कॉस्मिक किरणें क्या हैं? ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान कण हैं। किरणें लगभग प्रकाश की गति से धरातल की ओर आती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके कणों का बौछार उत्पन्न करती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, म्यूऑन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि इससे बनते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो कॉस्मिक रेज के बारे में और ग्रेव्स 3 के बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। हमारा अगला टॉपिक है ओडिसियस लैंडर, विल बी ऑल्सो नोन एज नोवा सी मून लैंडर। नोवा सी मून लैंडर, ठीक है, ओडिसियस लैंडर ऑल्सो नोन एज नोवा सी मून लैंडर। ठीक है, ये IM-1 मिशन के तहत विश्व के प्रथम प्राइवेट लूनर लैंडर ओडिसियस ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। यह मिशन
इंस्टिट्यूटिव मिशंस के द्वारा विकसित एवं उनके स्वामित्व वाला मिशन है। 50 सालों में अमेरिकन संस्था है ये, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50 सालों में अमेरिका का यह पहला चंद्रमा मिशन है। भारत के पश्चात अमेरिका चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दूसरा देश है। ओडिसियस मून मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर मौजूद धूल का अध्ययन करना है, और यहाँ पे जो लैंड करा ओडिसियस लैंडर, इसका नाम होगा मालापॉट। ठीक है, तो मालापॉट। और नीचे कमेंट करके बताओ जो हमारा चंद्रयान 3 लैंडर लॉन्च हुआ चंद्रमा के साउथ पोल पे, मतलब लैंड किया, उस जगह का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस अल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस, आप सबको पता होगा। हाथी पाव आपने देखा होगा, पहले गांव के लोगों में क्या हो जाता था, पैर सूज के हाथी के पैर के बराबर हो जाता था। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। ठीक है, 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत के 9 स्थानिक राज्यों में एक सामूहिक दवा प्रशासन अभियान की शुरुआत करी गई, पहले चरण की शुरुआत करी गई। और देखो टारगेट रखा गया है, मतलब ये हाथ पांव को निकालने के लिए, फाइलेरियासिस को निकालने के लिए 2030 तक का, लेकिन इस अभियान के तहत लक्ष्य को घटाकर 2027 तक ही प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में आपको पता होना चाहिए, इसमें शामिल है लिम्फोएडेमा तथा एलिफेंटियासिस और हाइड्रोसिल। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, शरीर के किसी न किसी अंग में सूजन उत्पन्न करते हैं माय डियर फ्रेंड। यदि लिम्फोएडेमा की बात करें तो ये दीर्घकालिक पुरानी स्थिति है जो शरीर के ऊतकों में सूजन के कारण बनती है। ये शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हाथ या पैर में विकसित होता है। यह तब विकसित होता है जब लसिका तंत्र ठीक से काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये लिम्फोएडेमा के बारे में जाना। एलिफेंटियासिस के बारे में जान लो। इस रोगी इससे जो रोगी होता है उसका पांव फूलकर हाथी के पांव के समान मोटे हो जाते हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि केवल पांव ही फूले, कभी कभी हाथ, अंडकोश और स्तन आदि भी विभिन्न अवयव भी फूल जाते हैं एलिफेंटियासिस रोग से। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना, बुचेरिया बैनक्राफ्टी कीड़ा से संक्रमित अगर कोई मच्छर काट लेता है किसी व्यक्ति को, तब यह रोग होता है माय डियर फ्रेंड, और 90% मामलों में यही बनता है, यही कारण बनता है। बुचेरिया बैनक्राफ्टी कीड़ा से संक्रमित कोई मच्छर है और किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसको एलिफेंटियासिस हो जाता है। हाइड्रोसील क्या होता है, ये हाइड्रोसील, इसमें अंडकोश में एक प्रकार का सूजन है और त्वचा की थैली जो अंडकोश को रखती है वो क्या हो जाती है, वो सूज जाती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमने देखा एलिफेंटियासिस और लिम्फोडेमा के बारे में। तो ये था आपके अक्टूबर 2023 से फरवरी 2023 तक का करंट डेवलपमेंट रिलेटेड विद साइंस एंड टेक। काफ़ी चूजी होके, सिलेक्टिव होके इसको इसमें समाहित किया गया है। आई होप कि आपको जो भी कंटेंट थे वो अच्छे लगे होंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना, ताकि इसका लाभ जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। Or once again, I would like to promote ourselves. If you want to join, if you want to be a paid member of this course, then you can call and WhatsApp on 97 170 58 805 my dear friend। इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन करते हुए अपने एम का इजली संधान कर सकते हो। ठीक है, 2 दिन के इंटरवल के बाद अब आएगा सब वीडियो लेक्चर, 2 दिन के इंटरवल के बाद। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।